बीरबल का दिमागी शतरंज, एक नई पहेली। परिचय। बादशाह का नया शौक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हिंदुस्तान के महान शहंशाह की जिंदगी में हमेशा कोई न कोई नया जुनून आता रहता था। कभी वह कबूतरबाजी के दीवाने हो जाते तो कभी नए तरह के हथियारों की कारीगरी में लग जाते। इन दिनों उनका नया जुनून था शतरंज। लेकिन यह कोई साधारण शतरंज नहीं था। बादशाह ने एक नया नियम बनाया था। यह खेल केवल बुद्धि और रणनीति का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि हाजिर जवाबी का भी होना चाहिए। हर चाल के बाद खिलाड़ी को अपनी चाल का समर्थन करते हुए या विरोधी की चाल का मजाक उड़ाते हुए एक चतुराई भरी बात कहनी होती थी। जो खिलाड़ी चुप रहा उसकी चाल रद्द मानी जाती थी। दरबार के बड़े बड़े वजीर और मनसबदार इस खेल से कतराने लगे। उनकी किताबें और गणित इस नई दिमागी शतरंज के सामने फीके पड़ गए थे। बीरबल की चुनौती। एक दिन भरी सभा में अकबर ने गर्व से अपनी नई शतरंज की बिसात बोर्ड की ओर इशारा किया जो हाथी दांत और आबनूस की बनी थी। अफसोस, बादशाह ने एक लंबी सांस ली। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं है जो शहंशाह को इस खेल में टक्कर दे सके। क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा शतरंज बुद्धि का शतरंज खेलने वाला नहीं बचा? सभी ने नजरें झुका लीं, लेकिन एक आवाज आई, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता के सामने खड़े होना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, पर हुक्म हो तो यह अदना सेवक एक बार कोशिश कर सकता है। यह बीरबल थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी जो बादशाह को तुरंत चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देती थी। आहा! बीरबल! अकबर की आंखें चमक उठीं। हमें मालूम था अगर कोई इस मजाकिया खेल का मजाक उड़ा सकता है तो वह तुम ही हो। चलो आज देखते हैं तुम्हारी जुबान तेज है या तुम्हारी चालें। पहली चाल और पहला वार। बिसात सजाई गई। बादशाह ने सफेद मोहरे व्हाइट पीसेस लिए और बीरबल ने काले ब्लैक पीसेस। अकबर की पहली चाल एक उदास स्माइली प्यादा पौन को E2 से E4 तक आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने मोहरा रखा, बादशाह ने अहंकार से कहा, बीरबल, देखो, यह हमारी सेना का पहला कदम है। यह प्यादा मामूली दिखता है पर यह हमारे इरादों की मजबूती दिखाता है। अब कहो, क्या तुम इस कदम को रोक सकते हो या इसे देखकर तुम्हारा दिमाग भी प्यादे की तरह सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ पाया है? सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना मोहरा उठाया। बीरबल की पहली चाल एक उदास स्माइली प्यादा को C7 से C5 तक आगे बढ़ाया। सिसिलियन डिफेंस। बीरबल ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, जहांपनाह, आपका प्यादा बेशक मजबूत इरादे दिखाता है पर यह दिखाता है कि आप पुरानी चालों के आदी है। मेरा प्यादा सीधे आपके वजीर रानी क्वीन पर नजर रखता है। हुजूर, जिद और जुनून में यही फर्क है। जुनून आपको सीधा चलाता है और जिद आपको चारों ओर से घेरना सिखाती है। आपकी चाल खुली किताब है, मेरी चाल एक बंद तिजोरी। दरबार में एक चुप्पी छा गई। बीरबल ने पहला जुबानी वार जीत लिया था। बादशाह मुस्कुराए। उनकी आंखें अब चुनौती की आग से और तेज चमक रही थीं। बीरबल का दिमागी शतरंज, बादशाह का जाल। अकबर का पलटवार। अकबर अब पूरी तरह से खेल में डूब चुके थे। बीरबल के पहले जवाब ने उन्हें थोड़ा चौंकाया था पर इसने बादशाह के अहंकार को हवा दे दी थी। वह अब केवल खेल नहीं बल्कि जुबानी जंग जीतना चाहते थे। अकबर की दूसरी चाल 2 उदास स्माइली घोड़े नाइट को G1 से F3 तक आगे बढ़ाया। अकबर ने अपनी चाल चली और घोड़े को बिसात के मध्य सेंटर की ओर बढ़ाते हुए एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने मेरे पहले प्यादे को खुली किताब कहा था पर मैंने तो अभी केवल पन्ना पलटा है। देखो, यह घोड़ा सीधे तुम्हारी तिजोरी पर कूदने को तैयार है। घोड़े की चाल सीधी नहीं होती, यह टेढ़ी होती है, ठीक वैसे ही जैसे चापलूसों की नीयत। तुम सीधे सादे इंसान हो बीरबल। क्या तुम उस टेढ़ी चाल का सामना कर पाओगे जिसके पीछे छिपी है सल्तनत चलाने वाले की कुटिल बुद्धि? दरबार में फिर से हंसी और फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल पर सीधी सादी नीयत का ताना मारा था। बीरबल की रणनीति और हाजिर जवाबी। बीरबल ने बिना विचलित हुए बादशाह के घोड़े को कुछ देर देखा। उनके चेहरे पर वह चिरपरिचित शांत भाव था
जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता था। उन्होंने अपना घोड़ा उठाया। बीरबल की दूसरी चाल, चाल 2 उदास स्माइली घोड़े को भी 8 से 6 तक आगे बढ़ाया। बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया और जवाब दिया, जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही कहा। यह घोड़ा टेढ़ी चाल चलता है, पर यह वफादार भी होता है। आपकी टेढ़ी चाल की नीयत बेशक कुटिल हो सकती है, पर मेरा घोड़ा आपके वजीर, रानी की ओर जाने वाले रास्ते को अभी से घेर रहा है। हुजूर, आप कुटिल बुद्धि की बात करते हैं, पर मेरा मानना है कि सच्चाई सबसे बड़ी कुटिलता है। यह इतनी सीधी होती है कि कोई इस पर शक ही नहीं करता, और अचानक यह आपके सबसे अहम मोहरे को निशाना बना लेती है। जहांपनाह, आपकी चाल सत्ता की चाल है, जो आगे बढ़ने से पहले ही जमीन घेरना चाहती है। मेरी चाल सुरक्षा की है, जो कमजोर को ताकतवर बनाने में यकीन रखती है। अकबर जोर से हंसे। यह एक ऐसी हंसी थी जिसमें खुशी कम और चुनौती स्वीकार करने का जोश ज्यादा था। वाह बीरबल, तुमने हमारी कुटिलता को सच्चाई से घेर लिया। लेकिन याद रखना, सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, तलवार से बड़ी नहीं होती। शतरंज का बदलता स्वरूप। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होता गया कि यह सिर्फ मोहरों का खेल नहीं रह गया था। हर चाल एक फलसफा बन रही थी। जब बादशाह ने हाथी रुख को बाहर निकाला, तो उन्होंने कहा कि यह कानून की ताकत है, जो सीधा और निर्दयी होता है। जब बीरबल ने अपना एक प्यादा कुर्बान किया, तो उन्होंने कहा कि यह बलिदान है, जो बड़ी जीत के लिए छोटी हार स्वीकार करता है। दरबारी अब अपने अपने पक्ष ले रहे थे। कोई बीरबल की बातों पर तालियां बजा रहा था, तो कोई बादशाह की धाक को सलाम कर रहा था। शतरंज का यह मैदान अब न्याय और शासन के सिद्धांतों की लड़ाई बन गया था। बीरबल का दिमागी शतरंज, वजीर और ऊंट का संघर्ष, भाग, बादशाह का महाआक्रमण। खेल अब मध्य चरण में प्रवेश कर चुका था और स्थिति तनावपूर्ण थी। बादशाह अकबर ने अपने मोहरों को इतनी कुशलता से बिछाया था कि बीरबल की सुरक्षात्मक दीवारें हिलने लगी थीं। अकबर अब निर्णायक वार करना चाहते थे। बादशाह का सबसे शक्तिशाली मोहरा, वजीर, रानी क्वीन, हमेशा अकबर की सत्ता और शक्ति का प्रतीक रहा है। अकबर की तीसरी चाल, चाल 3 उदास स्माइली वजीर को D1 से D4 तक लाया, सीधे बिसात के केंद्र, सेंटर में। वजीर के आते ही बिसात पर एक भयंकर दबाव महसूस होने लगा। अकबर ने अपनी ऊंची आवाज में घोषणा की, बीरबल, देखो, यह हमारी सत्ता है। वजीर, यह एक ऐसा मोहरा है जो हर दिशा में किसी भी दूरी तक जा सकता है। यह न किसी कानून की सीमा मानता है, जैसे हाथी, न किसी टेढ़ी चाल की जरूरत महसूस करता है, जैसे घोड़ा। यह सिर्फ हुक्म देता है और जमीन इसकी हो जाती है। तुम्हारी सारी वफादारी, तुम्हारी सारी सच्चाई इस वजीर के एक वार के सामने धूल है। अब बताओ, तुम इस असीमित शक्ति का सामना किस तुच्छ चीज से करोगे? दरबार में तालियां गूंज उठीं। बादशाह ने बीरबल के हर नैतिक तर्क को एक ही चाल से चुनौती दे दी थी। बीरबल का अप्रत्याशित जवाब, धर्म की चाल। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों के लिए गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, वजीर का मुकाबला वजीर से करना मूर्खता होगी। उन्होंने बादशाह की असीमित शक्ति के जवाब में सीमित मगर निर्णायक शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक ऊंट, बिशप, को उठाया, जो कोने में शांत बैठा था। ऊंट हमेशा तिरछी चाल चलता है, जो धर्म और कूटनीति का प्रतीक माना जाता है। सीधा नहीं, पर दूर तक मार करने वाला। बीरबल की तीसरी चाल, चाल 3 उदास स्माइली ऊंट को F8 से B4 तक लाया, सीधे अकबर के बादशाह, किंग, को शाह चेक दिया। यह एक आश्चर्यजनक चाल थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीरबल इतनी जल्दी बादशाह को ही निशाना बना लेंगे। अकबर का बादशाह अब खतरे में था और उन्हें तुरंत इसे बचाना था। बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, बेशक आपका वजीर असीमित शक्ति का प्रतीक है, वह सब कुछ कर सकता है। पर हुजूर, जब वजीर इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी शक्ति प्रदर्शन करने लगता है, तो वह यह भूल जाता है कि सुरक्षा पहले आती है। मैंने इस ऊंट को आपकी असीमित शक्ति से नहीं लड़ाया, मैंने इसे धर्म की ओर से भेजा है। यह ऊंट तिरछा चलता है, क्योंकि यह जानता है कि राजकाज की बातें कभी सीधी नहीं होती।
यह चुपचाप आया और सीधे आपके सिर पर खड़ा हो गया। हुजूर, कितनी भी शक्ति क्यों न हो, जब धर्म सीधे शहंशाह पर सवाल उठाता है तो वजीर को भी अपनी सारी ताकत छोड़कर बादशाह को बचाना पड़ता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने न केवल बादशाह को शाह दिया था, बल्कि उन्होंने यह भी बता दिया था कि वजीर, सत्ता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा बादशाह, कानून और राजा की सेवा में रहना पड़ता है। अकबर का चेहरा पहले गुस्से से लाल हुआ, फिर एक बड़ी खुली मुस्कान में बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें याद दिलाते हो कि हम पहले एक राजा है और बाद में एक खिलाड़ी। खेल का माहौल शतरंज की बिसात पर तनाव चरम पर था। अकबर को अब अपने वजीर को तुरंत वापस लाना होगा या कोई और चाल चलकर शह से बचना होगा। बीरबल ने केवल एक मोहरे को खतरे में नहीं डाला था, उन्होंने बादशाह की पूरी रणनीति को खतरे में डाल दिया था। बीरबल का दिमागी शतरंज, धन का लालच और प्यादे की कीमत, बादशाह का बचाव। बीरबल की अप्रत्याशित शाह वाली चाल ने अकबर को गहरे सोच में डाल दिया था। बादशाह को अब न केवल शाह से बचना था, बल्कि बीरबल के ऊंट, बिशप के खतरे को भी बेअसर करना था। यह ऐसा समय था जब अकबर को अपनी असीमित शक्ति वाले वजीर का उपयोग सुरक्षा के लिए करना पड़ा, न कि आक्रमण के लिए। अकबर की चौथी चाल 4 उदास स्माइली वजीर को D4 से E3 तक वापस लाया, ऊंट और बादशाह के बीच खड़ा किया। इस चाल से अकबर ने अपने वजीर को थोड़ा पीछे धकेला, जिससे वह अपने बादशाह के लिए एक मजबूत ढाल बन गया। यह एक बचाव की चाल थी जो अकबर को कम पसंद थी, पर जरूरी थी। बादशाह ने अपनी झुंझलाहट को छुपाते हुए बीरबल की ओर देखा और व्यंग्य किया, बीरबल, तुमने हमारी सेना के सबसे शक्तिशाली मोहरे को एक अदने से ऊंट के डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह दिखाता है कि छोटी परेशानियां भी कितने बड़े राजा को झुका सकती है। वजीर पीछे हटा है, पर यह मत समझना कि यह डर गया है। यह ढाल बना है, क्योंकि हमारा मूल्य किसी भी मोहरे से अधिक है। कहो, तुम्हारा वह धर्म वाला ऊंट अब क्या करेगा? क्या वह वजीर को मारेगा? यदि हाँ, तो वह स्वयं भी मारा जाएगा। अकबर ने साफ धमकी दी थी, अगर बीरबल ने वजीर को मारा तो बीरबल का ऊंट भी मारा जाएगा, जो एक बड़ा बलिदान होगा। बीरबल का बलिदान और लालच पर वार, सैक्रिफाइस एंड ग्रीड। बीरबल ने बड़ी शांति से बादशाह की चाल को देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वजीर को मारकर ऊंट खोना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो बादशाह के मनोबल को तोड़ दे और उन्हें एक और हाजिर जवाबी का अवसर दे। उन्होंने अपनी सेना के सबसे मामूली मोहरे, एक प्यादे को आगे बढ़ाया। बीरबल की चौथी चाल 4 उदास स्माइली प्यादा को G7 से G6 तक आगे बढ़ाया। इस चाल का उद्देश्य वजीर को सीधे मारना नहीं था, बल्कि भविष्य में ऊंट के लिए रास्ता खोलना था और साथ ही बादशाह के एक प्यादे को धमकी देना भी था। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आपका वजीर, जो असीमित शक्ति का प्रतीक है, आज अपने राजा की जान बचाने के लिए हाल बन गया है। यह दिखाता है कि सत्ता हमेशा राजा से बड़ी नहीं होती। आपने पूछा कि मेरा ऊंट क्या करेगा? हुजूर, मेरा ऊंट इंतजार करेगा, क्योंकि वह जानता है कि लालच हमेशा काम आता है। बीरबल ने आगे कहा, और उनकी आवाज में एक गहरा अर्थ था। जब कोई मोहरा बहुत कीमती हो जाता है, जैसे कि आपका वजीर, तो लोग उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास की जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने वजीर को बचाने के लिए जो चाल चली, उसने मेरे मामूली प्यादे के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। हुजूर, यह प्यादा मामूली है, पर यह हमारे गरीब किसान की तरह है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, पर जो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। आप अपने कीमती वजीर को लेकर बैठे रहें, मैं अपने छोटे प्यादे को आगे बढ़ाऊंगा, जो जल्द ही किसी बड़े खजाने तक पहुंचेगा। बीरबल ने बादशाह को याद दिलाया कि छोटे लोगों को नजरअंदाज करना एक बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक प्यादे को अनदेखा करना। अकबर ने अपने माथे पर हाथ फेरा। बीरबल ने एक बार फिर शतरंज को शासन और समाज के एक पाठ में बदल दिया था। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारी अब दो हिस्सों में बंटे थे। एक तरफ जो अकबर के वजीर की शक्ति को देख रहे थे, और दूसरी तरफ जो बीरबल की प्यादे वाली चाल और उसके गहरे अर्थ की सराहना कर रहे थे। अब खेल में हर चाल का महत्व दोहरा हो चुका था, एक बिसात पर और दूसरा सल्तनत के नियमों पर।
यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि आप बीरबल की एक और मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं। बीरबल और छुपा हुआ चोर की कहानी भी उनकी बुद्धिमत्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं 10,000 शब्दों की इतनी लंबी कहानी, जो एक छोटी किताब के बराबर होती है, एक बार में नहीं लिख सकता। हालांकि मैं आपके लिए इस कहानी को कई विस्तृत और मनोरंजक भागों में लिख सकता हूं, जिसमें कहानी का पूरा नैतिक संदेश, मोरल, गहराई से समझाया जाएगा। हम कहानी को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि वह लंबी, रोचक और शिक्षाप्रद लगे। बीरबल और छुपा हुआ चोर, सच्चाई की छड़ी, भाग 1। परिचय। खजाने का रहस्य। हिंदुस्तान के महान शहंशाह अकबर के महल में हर तरफ वैभव और सुरक्षा थी, पर एक रात एक अप्रत्याशित घटना ने सबकी नींद उड़ा दी। बादशाह के निजी खजाने के कमरे से, जिसे 7 ताले और 8 पहरेदार सुरक्षित रखते थे, एक अमूल्य हीरों का हार चोरी हो गया। यह हार, जिसे नूर-ए-सल्तनत कहा जाता था, अकबर को पर्शिया के शाह ने तोहफे में दिया था और इसकी कीमत पूरे प्रांत की 1 साल की आय के बराबर थी। जब सुबह यह खबर अकबर तक पहुंची, तो दरबार में मातम छा गया। इम्तिहान है यह, हमारी सल्तनत की सुरक्षा पर दाग है यह, अकबर गुस्से से चिल्लाए। इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद चोरी कैसे हुई? इसका मतलब है कि चोर महल के अंदर ही छुपा है। पहला शक पहरेदारों पर गया, पर जांच में कुछ साबित न हुआ। चोर इतना चालाक था कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा था। बीरबल को बुलावा। हर कोशिश नाकाम होने के बाद अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान दरबारी राजा बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने गहरी चिंता में कहा, हमारे खजाने से नूर-ए-सल्तनत चोरी हो गया है। हमारी इज्जत दांव पर है। हमने सारे पहरेदारों और महल के कर्मचारियों की जांच कर ली, पर चोर का पता नहीं चला। हमें पक्का यकीन है कि चोर हमारे 8 खास सेवकों में से एक है, जो हमेशा हमारे कमरे की सेवा में रहते हैं। तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए? इन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। बीरबल ने बड़ी शांति से सभी 8 सेवकों को देखा। वे आठों महल के सबसे विश्वसनीय और वर्षों से बादशाह की सेवा में लगे हुए थे। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अगर चोर महल के अंदर छुपा है, तो उसे बाहर निकालने का तरीका भी महल के अंदर ही मिलेगा। आप चिंता न करें। सच्चाई कितनी भी गहरी छुपी हो, बीरबल उसे सतह पर ले आएगा। यह चोर अपनी झूठी इज्जत की आड़ में छुप रहा है, पर जल्द ही वह खुद ही अपनी चोरी स्वीकार कर लेगा। सच्चाई की छड़ी का आगमन। अगले दिन बीरबल ने 8 सेवकों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने उन्हें एक एक करके 8 बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ियां दिखाईं। वे छड़ियां साधारण थीं, पर बीरबल ने उनके बारे में जो कहा, उसने पूरे दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया। बीरबल ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में घोषणा की, सुनो, तुम सभी महल के सबसे विश्वसनीय सेवक माने जाते हो, पर तुम में से एक ने विश्वासघात किया है और बादशाह का अमूल्य हार चुराया है। मैं तुम सब पर इल्जाम नहीं लगा रहा, पर मैं यह जानता हूं कि तुम में से कोई एक झूठा है। बीरबल ने उन 8 छड़ियों को उन 8 सेवकों को थमा दिया। ये छड़ियां साधारण नहीं है, बीरबल ने रहस्यमय लहजे में कहा। यह सच्चाई की छड़ी है। जो चोर होगा, झूठ बोलने और पाप करने की वजह से उसकी छड़ी कल सुबह तक 2 अंगुल लंबी हो जाएगी, और जो बेकसूर होगा, उसकी छड़ी वैसी ही रहेगी। बीरबल ने आदेश दिया, तुम सब ये छड़ियां लेकर आज रात अपने अपने कमरों में जाओ। कल सुबह तुम सब इन्हें लेकर दरबार में आओगे, तभी पता चलेगा कि चोर कौन है। 8 सेवक हैरान थे। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस चाल को समझ नहीं पाए, पर उन्होंने विश्वास से बीरबल की ओर देखा। सभी सेवक छड़ियां लेकर चले गए। चोर कौन था? क्या वास्तव में उस छड़ी की लंबाई बढ़ सकती थी? बीरबल और छुपा हुआ चोर, झूठ का डर और सच्चाई की छड़ी, रात की बेचैनी, चोर का डर। 8 सेवक अपनी अपनी सच्चाई की छड़ी लेकर अपने कमरों में चले गए। 7 सेवक, जो निर्दोष थे, रात को चैन की नींद सोए। वे जानते थे कि उनकी छड़ी सुबह वैसी ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। लेकिन 8वां सेवक, असली चोर, पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे, जो चोर होगा, झूठ बोलने और पाप करने की वजह से उसकी छड़ी कल सुबह तक 2 अंगुल लंबी हो जाएगी। चोर, जिसका नाम करीम था, महल का एक पुराना और भरोसेमंद दरबारी था।
वह जानता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता साधारण नहीं है। उसे पूरा यकीन हो गया कि बीरबल ने जरूर उन छड़ियों में कोई जादू कर दिया होगा और उसका झूठ छड़ी को लंबा कर देगा। वह सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मेरा झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा और बादशाह मुझे सजाए मौत देंगे। मुझे कुछ करना होगा, मुझे एक कदम आगे सोचना होगा। घंटों तक सोचने के बाद करीम ने एक बड़ी गलती करने का फैसला किया जो उसके डर का परिणाम थी। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी 2 अंगुल लंबी होने वाली है तो मैं उसे आज रात ही 2 अंगुल काट देता हूं। जब वह कल लंबी होकर आएगी तब भी वह बाकी छड़ियों के बराबर ही दिखेगी। डर और अपराधबोध में डूबे करीम ने तुरंत अपनी छड़ी को लिया और अंधेरे में चुपचाप उसे 2 अंगुल छोटा कर दिया। अब उसकी छड़ी बाकी 7 छड़ियों से छोटी थी। वह अब थोड़ा शांत हुआ और इस उम्मीद में सो गया कि उसने बीरबल की चाल को मात दे दी है। सुबह का दरबार, सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सुबह दरबार भरा हुआ था। बादशाह अकबर, वजीर और अन्य सभी दरबारी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल की जादुई छड़ी का रहस्य क्या है और चोर कौन है। 8 सेवक एक कतार में खड़े हुए, सभी के हाथ में उनकी लकड़ी की छड़ियां थीं। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब बताओ, किस चोर की छड़ी लंबी हुई है? हमें यह रहस्य दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सभी सेवकों को अपनी छड़ियां जमीन पर एक साथ रखने का आदेश दिया। जब 8 छड़ियां कतार में रखी गईं, तो सभी दरबारियों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। 7 छड़ियां बिल्कुल बराबर थीं, लेकिन 8वीं छड़ी, चोर करीम की छड़ी, बाकी सबसे 2 अंगुल छोटी थी। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगा। बीरबल ने करीम की ओर इशारा किया और घोषणा की, जहां पनाह, चोर यही है। करीम, इसकी छड़ी छोटी हो गई है, पर यह जादू से नहीं हुआ, बल्कि इसके अपने अपराधबोध और डर से हुआ है। चोर की स्वीकारोक्ति और नैतिक सबक। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? तुम्हारी शर्त तो यह थी कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सभी छड़ियां साधारण थीं और उनकी लंबाई बढ़ने वाली नहीं थी। मैंने झूठ का सहारा इसलिए लिया ताकि चोर का डर ही उसे फंसा दे। जो सेवक बेकसूर थे, उन्हें पता था कि वे चोर नहीं है, इसलिए वे अपनी छड़ी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पर जो चोर था, वह झूठ और डर के जाल में फंस गया। उसे लगा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और उसे बचाने का एकमात्र तरीका यही था कि वह उसे पहले ही काट दे। उसने सोचा कि काट देने के बाद जब वह लंबी होगी तो वह बाकी छड़ियों के बराबर हो जाएगी। पर मेरी चाल यही थी, हुजूर, मैंने उसे छड़ी काटने के लिए मजबूर किया। करीम के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए अपनी चोरी स्वीकार कर ली। हीरों का हार उसके कमरे से बरामद कर लिया गया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आज का सबक यह है, अपराध बोध सबसे बड़ा गवाह होता है। झूठ हमेशा सच के सामने इतना डर जाता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वह खुद ही पकड़ा जाता है। हमें किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ चोर के दिमाग पर राज करना पड़ा। बीरबल और छुपा हुआ चोर, न्याय की छड़ी और सजा का अर्थ। न्याय का प्रश्न, सजा या सबक। चोर करीम पकड़ा जा चुका था और हीरों का हार, नूरे सल्तनत, भी वापस मिल चुका था। दरबार में खुशी और राहत का माहौल था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न थे। अकबर ने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुमने हमारी इज्जत और हमारा हार दोनों बचा लिए। अब इस गद्दार करीम को क्या सजा मिलनी चाहिए? इसे फांसी दी जाए या फिर इसे जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए? तुमने कहा था कि झूठ हमेशा अपनी सजा खुद चुनता है। करीम जमीन पर लेटा हुआ था और कांप रहा था। उसे पता था कि उसका अंत निकट है। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से करीम की ओर देखा और फिर अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, मृत्यु दंड या कारावास तो हर चोर को दिया जाता है, पर यह चोरी साधारण नहीं थी, यह विश्वास का कत्ल था। और ऐसी सजा जो केवल शरीर को कष्ट दे, वह पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसी सजा देनी चाहिए जो आत्मा को बदल दे और पूरे समाज को एक नया नैतिक सबक सिखाए। दरबारी हैरान थे। बीरबल एक कठोर सजा की मांग क्यों नहीं कर रहे थे? बीरबल का नया न्याय सिद्धांत।
बीरबल ने अकबर से एक अजीबोगरीब अनुरोध किया। उन्होंने करीम को तुरंत सजा न देने की बात कही। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि करीम को 3 महीने का समय दिया जाए। उसकी सजा यह होगी कि इन 3 महीनों में उसे दरबार से दूर शहर के सबसे गरीब इलाके में रहना होगा। वह वहां हर रोज एक नया हुनर सीखेगा, शायद बढ़ीगिरी या कपड़े सिलना, और उस हुनर से जो कुछ भी कमाएगा वह सब उसे उस इलाके के सबसे जरूरतमंद लोगों को देना होगा। हर शाम उसे सिर्फ उतना ही खाना मिलेगा जितना वह अपने हुनर से कमा पाएगा, और अगर कुछ नहीं कमाया तो भूखा रहेगा। अकबर और सारे दरबारी भौंचक्के रह गए। यह कैसी सजा थी? यह तो एक तरह से समाज सेवा थी। यह क्या कह रहे हो बीरबल? अकबर ने पूछा। यह कैसी सजा है? यह तो उसे क्षमा करने जैसा है। जिसने हमारा इतना बड़ा खजाना चुराया, तुम उसे गरीबों की सेवा करने भेज रहे हो। बीरबल ने गहरी बात कही। जहां पनाह, मैं उसे क्षमा नहीं कर रहा, मैं उसे पश्चाताप का मौका दे रहा हूं। फांसी देना या कारावास देना आसान है, पर यह हमारे खजाने के नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। लेकिन जब करीम मेहनत करेगा और उस मेहनत के पैसे को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय किसी और की जरूरत के लिए देगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने आपकी दौलत चुराकर कितना बड़ा पाप किया था। उसे पता चलेगा कि ईमानदारी की रोटी कितनी मुश्किल से मिलती है और लालच कितना बड़ा बोझ होता है। सजा का गहरा अर्थ। बीरबल ने समझाया कि करीम की असली सजा उस झूठी इज्जत का टूटना होगा जिसके पीछे वह छिपा हुआ था। करीम ने चोरी इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि वह काम किए बिना अमीर और प्रतिष्ठित बन सकता है। मेरी सजा उसे सबसे नीच दर्जे का काम करने को मजबूर करेगी, जिससे उसका अहंकार टूटेगा। जब वह अपनी आंखों से असली गरीबी देखेगा तो उसे पता चलेगा कि नूरे सल्तनत का हार चुराना कितना स्वार्थी काम था, जबकि उस शहर में लाखों लोग भूखे सो रहे हैं। हुजूर, न्याय का मतलब केवल दंड देना नहीं है, बल्कि अपराधी को इंसान बनाना भी है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने सिर हिलाया। बीरबल का न्याय का सिद्धांत हमेशा अद्वितीय होता था। उन्होंने करीम को बीरबल की बताई हुई सजा स्वीकार करने का आदेश दिया। करीम, जो मौत की उम्मीद कर रहा था, इस सजा से चकित रह गया। उसके पास रोने के बजाय अब जीवन जीने और पश्चाताप करने का मौका था। करीम का नया जीवन, गरीबी और हुनर। बीरबल के आदेशानुसार चोर करीम को महल से बाहर भेज दिया गया। वह शाही लिबास छोड़कर साधारण फटे पुराने कपड़े पहनकर शहर के सबसे गंदे और गरीब इलाके में रहने लगा। उसकी सजा के पहले दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितनी सुविधाएं ली थीं। शुरुआत में उसे अपनी शाही आदतें छोड़ना मुश्किल लगा। वह लोगों से काम मांगता, पर कोई भी उसे, उस पूर्वशाही सेवक को, आसानी से काम नहीं देता था। उसे पहली बार भूख का असली मतलब समझ आया। उसकी रातों की नींद उड़ गई, पर अब डर से नहीं, बल्कि भूख और अपमान से। एक हफ्ते बाद एक बूढ़े मोची ने उसे चमड़े का काम सिखाना शुरू किया। करीम ने कड़ी मेहनत की। जब वह शाम को एक दिन की कमाई से मुश्किल से 2 या 3 छोटे सिक्के कमाता और फिर उन सिक्कों को अपने लिए खाना खरीदने के बजाय किसी बेसहारा बच्चे या बीमार बुढ़िया को देता, तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। 3 महीने के भीतर करीम एक कुशल कारीगर बन गया था। उसका शरीर मजबूत हो गया था, उसका अहंकार टूट गया था, और उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उसे अपनी चोरी पर गहरा अफसोस हुआ, पर अब वह सिर्फ एक सेवक नहीं था, वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। दरबार में ईर्ष्या की आग। इधर महल में करीम की सजा की चर्चा गर्म थी। कुछ दरबारी, विशेष रूप से मिर्जा इब्राहिम नामक एक पुराना और ईर्ष्यालु वजीर, बीरबल की इस दया से खुश नहीं थे। इब्राहिम को लगा कि बीरबल ने सजा को हल्का करके अकबर की सत्ता को कमजोर कर दिया है। इब्राहिम और उसके साथियों ने तय किया कि वे बीरबल को सबक सिखाएंगे। उनका मानना था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल आसानी से दिखने वाली चीजों को ही सुलझा सकती है, जबकि असली मुश्किल सवालों में वह फंस जाएंगे। मिर्जा इब्राहिम ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने चोर को पकड़कर अच्छा किया, पर उनकी सजा बहुत कमजोर थी। वह चोरी की सजा नहीं, बल्कि पुरस्कार थी। बीरबल को लगता है कि वह हर रहस्य को सुलझा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि असली रहस्य तो वह है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने पूछा,
इब्राहिम, तुम क्या कहना चाहते हो? नई चुनौती, अनसुलझी पहेली। मिर्जा इब्राहिम ने तुरंत एक नई पहेली पेश की। हुजूर, मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिसे बीरबल की बुद्धिमत्ता सुलझा नहीं सकती। आज सुबह मेरे कमरे से मेरी मनपसंद अंगूठी गायब हो गई है। यह अंगूठी सोने या हीरे की नहीं थी, पर यह मेरे लिए बहुत भावनात्मक महत्व रखती है। मैंने कमरे की तलाशी ली, पर कोई निशान नहीं। मुझे यकीन है कि यह चोरी हो गई है। इस बार चोर महल के किसी सेवक में नहीं है, बल्कि उस दीवार में छुपा है जिसे कोई देख नहीं सकता। इब्राहिम का मतलब था कि चोर का पता लगाना इतना मुश्किल है कि वह दीवार के पीछे छुपा हुआ महसूस हो रहा है। वह बीरबल को उसी तरह से बिना सबूत के चोर पकड़ने की चुनौती दे रहा था जैसे बीरबल ने करीम को पकड़ा था। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने इब्राहिम की ओर देखा और तुरंत समझ गए कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने करीम को पकड़ा था, अब तुम्हें यह अदृश्य चोर पकड़ना होगा जिसने इब्राहिम की अंगूठी चुराई है। याद रखना, इस बार तुम्हारी सच्चाई की छड़ी काम नहीं आएगी, क्योंकि यह चोर दिखाई नहीं देता। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। वह जानते थे कि इब्राहिम ने या तो खुद ही अंगूठी कहीं छिपा दी है, या किसी ऐसे शख्स को चोर बनाया है जिसे पकड़ना असंभव हो। बीरबल को अब एक ऐसी चाल चलनी थी जो सोच से परे हो। बीरबल की योजना, दीवारों का न्याय। मिर्जा इब्राहिम की चुनौती गंभीर थी। अंगूठी गायब है, कोई सबूत नहीं है, और चोर दीवारों में छुपा है। बीरबल जानते थे कि यह एक मनगढ़ंत चोरी है जिसका मकसद सिर्फ उन्हें नीचा दिखाना है। बीरबल ने फैसला किया कि इस बार वह डर नहीं, बल्कि लालच और अंधविश्वास का इस्तेमाल करेंगे। बीरबल ने अकबर से 3 दिन का समय मांगा और कहा, जहां पनाह, अगर चोर दीवारों के पीछे छुपा है तो हमें न्याय भी दीवारों से ही मांगना होगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा कि इब्राहिम की अंगूठी खुद ब खुद वापस आ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने महल के एक कोने में एक बड़ा पक्षी घोंसला, बर्ड्स नेस्ट, टांग दिया। यह घोंसला विशेष रूप से कारीगरों द्वारा बनाया गया था और इसे सोने के पत्तों और चमकदार रेशमी धागों से सजाया गया था। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मिर्जा इब्राहिम की अंगूठी कोई मामूली चोर नहीं चुरा सकता। इसे स्वर्ग के पक्षी ने चुराया है, जिसे दीवारों के देवता ने भेजा है। यह पक्षी चोरी की गई हर चीज को इसी घोंसले में लाता है ताकि उसे शुद्ध किया जा सके। मैंने इस घोंसले को सोने से सजाया है ताकि पक्षी आकर्षित हो। फिर उन्होंने मुख्य घोषणा की, मैं इब्राहिम को यह घोंसला सौंपता हूं। आज रात यह घोंसला ईमानदारी के बाग में रहेगा। कल सुबह चोर को निर्देश दिया जाता है कि वह चुपचाप आकर अंगूठी को इस घोंसले में डाल दे। अगर वह ऐसा करेगा तो दीवारों के देवता उसे माफ कर देंगे। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो कल सुबह मैं जादू से उस चोर का नाम दीवार पर लिख दूंगा। मिर्जा इब्राहिम और उसके साथी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और अब वह बचकाना अंधविश्वास फैलाकर समय बर्बाद कर रहे हैं। इब्राहिम का लालच और डर। रात होते ही मिर्जा इब्राहिम ने उस सोने के घोंसले को अपने कमरे में रख लिया। उसके साथी वजीर ने उसे समझाया कि यह एक नाटक है, पर इब्राहिम के मन में लालच जाग उठा। इब्राहिम ने सोचा, बीरबल ने इस घोंसले को सोने से सजाया है। अगर मैं अंगूठी इसमें डाल देता हूं तो बीरबल को पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था। पर अगर मैं अंगूठी न डालकर सिर्फ इस सोने के घोंसले को गायब कर दूं तो बीरबल का दीवारों का देवता वाला खेल भी खत्म हो जाएगा और मुझे यह सारा सोना भी मिल जाएगा। इब्राहिम का लालच उसके डर पर हावी हो गया। उस रात जब सब सो रहे थे, इब्राहिम ने अंगूठी तो वापस नहीं डाली क्योंकि उसने उसे छिपा रखा था, लेकिन उसने सोने से जड़े हुए घोंसले को उठाया और उसे अपने कमरे के एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। सुबह दरबार फिर से इकट्ठा हुआ। अकबर उत्सुक थे। बीरबल का अंतिम वार, लालच ही चोर है। बीरबल ने इब्राहिम की ओर देखा और घोंसले के बारे में पूछा। इब्राहिम ने विजयी मुस्कान के साथ घोषणा की, बीरबल, तुम्हारा दीवारों का देवता सिर्फ एक मजाक है। देखो, तुम्हारा घोंसला गायब हो गया है। न अंगूठी वापस आई, न कोई चोर पकड़ा गया। तुम्हारे देवता और तुम्हारा घोंसला दोनों असफल हो गए। तुमने कहा था कि तुम चोर का नाम दीवार पर लिख दोगे, तो अब लिखो।
बीरबल ने एक पल के लिए इब्राहिम की ओर देखा, फिर वह हंस पड़े। जहां पनाह, मुझे चोर का नाम दीवार पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर ने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने समझाया, हुजूर, मैंने घोषणा की थी कि स्वर्ग के पक्षी अंगूठी को घोंसले में लाएंगे। मेरा उद्देश्य यह देखना था कि चोर अंगूठी को वापस लाता है या घोंसले के सोने को चुराता है। इब्राहिम, अगर तुम्हारी अंगूठी सचमुच चोरी हुई थी तो तुम्हारे पास दो विकल्प थे, एक ईमानदारी दिखाते हुए अंगूठी को वापस घोंसले में डालना, या दो, इंतजार करना कि मैं चोर का नाम दीवार पर लिखूं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अंगूठी को नहीं डाला और सोने से जड़े हुए घोंसले को ही चुरा लिया। यह साबित करता है कि तुम झूठ बोल रहे थे और तुम्हारी अंगूठी कहीं नहीं गई थी, बल्कि तुमने उसे खुद छिपाया था। तुमने यह साजिश केवल मुझे फंसाने के लिए रची थी, और जब तुम्हें मौका मिला तो तुम लालच को रोक नहीं पाए और दूसरे मोहरे को चुरा लिया। इब्राहिम का चेहरा शर्म से झुक गया। बीरबल ने एक बार फिर मनोविज्ञान और मानव चरित्र का इस्तेमाल करके बिना किसी सबूत के झूठ को पकड़ा था। हम एक ऐसी कहानी बनाएंगे जिसमें बीरबल को एक बहुत ही चतुर और रहस्यमय विरोधी से निपटना पड़े, और हर भाग में एक नई योजना और एक नया मोड़ सामने आए। बीरबल और चतुर योजनाकार, सातवें आसमान का रहस्य। परिचय। अकबर की सबसे बड़ी चिंता। शहंशाह अकबर का दरबार पूरी दुनिया में मशहूर था, पर पिछले कुछ महीनों से बादशाह एक नई और अजीब समस्या से जूझ रहे थे। उनकी सल्तनत में एक ऐसा चतुर योजनाकार उभर आया था जो न तो चोरी करता था और न ही सीधे विद्रोह करता था, बल्कि वह बादशाह के नाम और प्रतिष्ठा पर वार कर रहा था। यह योजनाकार, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था और कभी सामने नहीं आता था, हर महत्वपूर्ण सरकारी फैसले से पहले शहर के सबसे ऊंचे मीनार पर एक पर्ची छोड़ जाता था। उस पर्ची में बादशाह के फैसले की भविष्यवाणी होती थी, और साथ ही यह भी लिखा होता था कि वह फैसला क्यों असफल होगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी सारी भविष्यवाणियां सच हो रही थीं। जब अकबर ने लगान, टैक्स, बढ़ाया, तो पर्ची में लिखा था कि अनाज के दाने बारिश से पहले गल जाएंगे, और सचमुच उस साल अचानक हुई भारी बारिश ने सारा अनाज बर्बाद कर दिया। जब बादशाह ने एक नया पुल बनवाया, तो पर्ची में लिखा था कि पानी की चाल लोहे से तेज निकलेगी, और पुल बनने के एक महीने बाद नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और पुल बेकार हो गया। लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया कि यह योजनाकार कोई दैवीय शक्ति है, जो बादशाह की हर चाल को जानता है। अकबर की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लग रहा था। चतुर योजनाकार की चुनौती। गुस्से में भरे अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया। कौन है यह शैतान, जो हमारी हर योजना को हवा में उड़ा रहा है? अकबर गरजे, अगर यह कोई इंसान है, तो उसे हमारी खुफिया जानकारी कैसे मिल रही है? और अगर यह दैवीय शक्ति है, तो हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी चुप थे। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमने अब तक तुम्हें चोर और बेवकूफों से लड़ते देखा है, पर यह दुश्मन बहुत ही चतुर और अदृश्य है। यह हमारे दिमाग से खेल रहा है। तुम्हें इसे पकड़ना होगा, और इसे ऐसी जगह से पकड़ना होगा जहां यह छुपता है, सातवें आसमान से। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। जहां पनाह, जो इंसान पर्दे के पीछे छुपकर खेलता है, वह दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि कमजोर इरादों वाला होता है। वह सिर्फ डर फैलाना चाहता है। मैं इस सातवें आसमान के योजनाकार को उसके जमीन के खेल में ही मात दूंगा, पर मुझे अपनी योजना के लिए पूरी आजादी चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की पहली चाल, घोषणा का जाल। बीरबल ने सबसे पहले एक साधारण चाल चली। उन्होंने शहर में जोर जोर से यह घोषणा करवा दी कि बादशाह एक बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण सैन्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को है, बादशाह, बीरबल और वजीर आजम। अगली सुबह सभी ने उत्सुकता से उस मीनार की ओर देखा जहां वह योजनाकार हमेशा अपनी पर्ची छोड़ जाता था, और हमेशा की तरह वहां एक पर्ची मिली। पर्ची में लिखा था, राजा की योजना धूल में मिलेगी। दुश्मन का घोड़ा सीधा नहीं चलेगा, वह उल्टी दिशा में दौड़ेगा। इस बार पर्ची को देखकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने जानबूझकर यह अफवाह उड़ाई थी कि योजना केवल 3 लोगों को पता है। यह योजनाकार हमारे लोगों में ही है, पर इतना शातिर है कि वह हमें अपने ही घेरे में घुमा रहा है। अकबर ने पूछा,
तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर योजनाकार बाहर का होता तो वह सिर्फ इतना लिखता कि योजना असफल होगी, पर उसने लिखा है कि दुश्मन का घोड़ा सीधा नहीं चलेगा, वह उल्टी दिशा में दौड़ेगा। यह शतरंज की चाल का जिक्र है। और हमारे दरबार में शतरंज का खेल कौन खेलता है? वही लोग जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यह योजनाकार एक पढ़ा लिखा दरबारी है जो हमारे साथ शतरंज खेलने का आदी है। बीरबल ने अब अपना ध्यान दरबार के 3 सबसे चतुर और शातिर शतरंज खिलाड़ियों पर केंद्रित कर दिया। बीरबल और चतुर योजनाकार, गुप्त घोषणा और 3 संदिग्धों का घेरा। बीरबल ने अपनी पिछली चाल से यह जान लिया था कि चतुर योजनाकार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि दरबार का ही एक पढ़ा लिखा सदस्य है जिसे शतरंज की चालों की जानकारी है। बीरबल ने 3 सबसे चतुर और संदिग्ध दरबारियों की पहचान की जो बादशाह के खास शतरंज विरोधी भी थे। वजीर हाशमी, एक पुराना लालची वजीर जो हमेशा अकबर के फैसलों को कमजोर करके खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता था। काजी मुल्ला, एक ज्ञानी पर अहंकारी न्यायाधीश जो मानता था कि उसकी बुद्धि बादशाह से भी ऊपर है। सिकंदर खान, एक युवा और महत्वाकांक्षी सेनापति जो राजनीतिक चालों में माहिर था। बीरबल को पता था कि इन तीनों पर सीधे शक करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वे तीनों ही शक्तिशाली थे। इसलिए बीरबल ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसाने का निर्णय लिया। बीरबल का चतुर जाल, गुप्त घोषणा। बीरबल ने अकबर से एक नई और बहुत ही अजीब घोषणा करवाने का अनुरोध किया। अगले दिन शहर के मुख्य बाजार में शाही ढिंढोरा घोषणा पीटा गया। घोषणा यह थी, शहंशाह अकबर ने आज से एक नया शाही खेल शुरू किया है। इस खेल में हर ईमानदार और वफादार दरबारी को बुद्धि का पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार को पाने के लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद हर दरबारी को महल के मुख्य द्वार पर आना होगा और बीरबल को अपने हाथ से लिखे हुए 7 शब्द देने होंगे। जो इन शब्दों को सही क्रम में लिख पाएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे और जो चूक जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इस घोषणा ने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। किसी को समझ नहीं आया कि यह 7 शब्द क्या थे। बीरबल ने चुपके से तीनों संदिग्धों को बुलाया और उन्हें कहा, यह शाही खेल बहुत गुप्त है। केवल 3 लोग जानते हैं कि वह 7 शब्द क्या है। यह खेल आपकी वफादारी को जांचने के लिए है। अगर आप वफादार हैं तो आप उन शब्दों को सही तरीके से लिख पाएंगे। बीरबल ने यहां कोई शब्द नहीं बताए बल्कि केवल यह झूठ फैलाया कि सही शब्द होते हैं। योजनाकार की चाल और बीरबल का अंतिम संकेत। बीरबल का जाल सीधा था। अगर योजनाकार असली शब्दों को खोजने की कोशिश करेगा तो वह कमजोर दिखेगा। अगर वह चुप रहेगा तो पकड़े जाने के डर से वह पहले से एक चाल चलेगा। उसी शाम बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, हमें एक और भविष्यवाणी मिलेगी। इस बार यह भविष्यवाणी हमें सीधे चोर तक ले जाएगी। हमें बस इतना करना है कि इस भविष्यवाणी को बदलने का दिखावा करना है। बीरबल ने मीनार से लाई गई पिछली पर्ची ली जिसमें लिखा था, दुश्मन का घोड़ा सीधा नहीं चलेगा, वह उल्टी दिशा में दौड़ेगा। बीरबल ने इस वाक्य के आखिरी शब्द दौड़ेगा को काटकर उसके ऊपर बचेगा लिख दिया और इस पर्ची को जानबूझकर वजीर हाशमी के पास छोड़ दिया, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने गुप्त रूप से भविष्यवाणी को बदल दिया है। अगली सुबह हमेशा की तरह मीनार पर एक नई पर्ची मिली। उसमें लिखा था, शाही खेल एक जाल है, इनाम का लालच बेकार है। 7वें आसमान का रक्षक राजा के ही महल में भागने की योजना बना रहा है। बीरबल तुरंत उस पर्ची को लेकर अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया। चतुर योजनाकार का पर्दाफाश। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? इस पर्ची में तो किसी का नाम नहीं है। बीरबल ने समझाया, हुजूर, पिछली पर्ची में लिखा था कि दुश्मन का घोड़ा उल्टी दिशा में दौड़ेगा। आज की पर्ची में लिखा है कि 7वें आसमान का रक्षक भागने की योजना बना रहा है। यह दोनों बातें एक ही दरबारी ने लिखी है। मैंने कल वजीर हाशमी के पास जाकर जानबूझकर पिछली पर्ची में दौड़ेगा की जगह बचेगा लिख दिया था, यह जताने के लिए कि मुझे पता चल गया है कि यह चाल उल्टी है। अगर वजीर हाशमी निर्दोष होते तो वह मेरी उस बदली हुई पर्ची पर ध्यान नहीं देते। लेकिन वजीर हाशमी ने क्या किया?
उसने भागने की योजना से संबंधित एक नई भविष्यवाणी लिखकर सीधे तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि वह दौड़ रहा था। उसने सोचा कि मैं दौड़ेगा शब्द बदल रहा हूं, तो वह अब बचने की कोशिश करेगा। हुजूर, यह वही दरबारी है जिसने अपनी शतरंज की मानसिकता के कारण मेरी बदलती हुई चाल पर प्रतिक्रिया दी। अन्य दो वजीर, मुल्ला और सिकंदर, को तो पता भी नहीं चला कि पिछली पर्ची में बदलाव हुआ है। वजीर हाशमी, जो वहीं मौजूद था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करता था कि उसने बीरबल की छोटी सी चाल को गंभीर खतरा मान लिया और खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वजीर हाशमी का कबूलनामा। वजीर हाशमी, जो अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना घमंड करता था, अब बीरबल के सामने नतमस्तक था। अकबर क्रोध से भरे हुए थे। हाशमी, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, अकबर ने हुक्म दिया। तुमने हमारी सल्तनत के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा? क्या तुम्हें धन चाहिए था या तुम हमारी गद्दी पर बैठना चाहते थे? हाशमी ने सिर झुकाया और जवाब दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहां पनाह, मुझे न धन चाहिए था और न ही गद्दी। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मुझे यह साबित करना था कि मेरी बुद्धि आपसे और इस पूरे दरबार से ऊपर है। मैंने देखा कि आपके कई फैसले गलत हो रहे थे। लगान बढ़ रहा था पर अनाज कम हो रहा था, पुल बन रहे थे पर नदी मुड़ रही थी। मैंने यह सिद्ध करना चाहा कि बादशाह की योजनाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे एक चतुर दिमाग के सामने हार जाती है। मेरी सजा जो भी हो, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने साबित कर दिया कि मैं एक उत्कृष्ट योजनाकार हूं। हाशमी ने अहंकार से स्वीकार किया कि उसकी चोरी या विद्रोह का उद्देश्य केवल बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करना था। बीरबल का गहरा सबक, योजनाकार की असफलता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह आदमी कहता है कि वह एक उत्कृष्ट योजनाकार है और उसकी भविष्यवाणियां सच भी हुईं। तुम बताओ, क्या हमें इसे सिर्फ इसके अहंकार के लिए माफ कर देना चाहिए? बीरबल ने हाशमी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। जहां पनाह, हाशमी एक चतुर आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वह एक उत्कृष्ट योजनाकार नहीं है। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने हाशमी से पूछा, हाशमी, तुमने भविष्यवाणी की थी कि लगान बढ़ाने का फैसला असफल होगा और बारिश के कारण अनाज बर्बाद हुआ। तुमने भविष्यवाणी की थी कि पुल बेकार होगा क्योंकि नदी अपना रास्ता बदल देगी। क्या तुम सच में बारिश और नदी को नियंत्रित कर सकते थे? हाशमी चुप रहा। बीरबल ने अकबर को समझाया, हुजूर, हाशमी की योजनाएं इसलिए सच हुईं क्योंकि वह योजनाएं नहीं बना रहा था, बल्कि वह केवल बुराई की प्रतीक्षा कर रहा था। जब आपने लगान बढ़ाया तो हाशमी को पता था कि यह एक जोखिम भरा फैसला है। अगर बारिश होती तो फैसला असफल हो जाता, अगर बारिश नहीं होती तो भी किसान भूखे मरते। हाशमी ने जानबूझकर यह भविष्यवाणी की और भगवान के भरोसे बैठ गया। जब बारिश हुई तो उसने खुद को महान योजनाकार घोषित कर दिया। योजनाकार वह होता है जो सफलता की योजना बनाता है, न कि वह जो असफलता की भविष्यवाणी करता है और फिर संयोग से उसका इंतजार करता है। हाशमी की सारी भविष्यवाणियां नकारात्मकता पर आधारित थीं, जो हमेशा एक मौका लेकर आती है। इसलिए हाशमी एक उत्कृष्ट आलोचक है, पर एक घटिया योजनाकार। यह सुनकर हाशमी का घमंड टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी भविष्यवाणियों का सच होना उसकी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं, बल्कि संयोग और नकारात्मक सोच के कारण था। हाशमी का अंतिम दाव और कानूनी पहेली। बीरबल की बातों से हाशमी को अपनी असली गलती का एहसास हुआ, पर फिर भी उसने अपने को बचाने का एक अंतिम प्रयास किया। हाशमी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं, पर मैं एक अंतिम कानूनी पहेली सुलझाना चाहता हूं। अगर मैं इस पहेली को सुलझा सका तो आप मुझे माफ कर देंगे। अकबर, जो हमेशा ऐसी चुनौतियों को पसंद करते थे, राजी हो गए। हाशमी ने पहेली पेश की। जहांपनाह, कानून कहता है कि जिसने चोरी की उसे दंडित किया जाएगा, पर अगर कोई चोरी करने से पहले ही यह दावा कर दे कि वह चोर है, तो क्या उसे दंडित किया जाएगा? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं कल आपके खजाने से एक सिक्का चुराऊंगा और अगले दिन मैं सिक्का नहीं चुराता, तो क्या मुझे आज दंडित किया जाएगा क्योंकि मैंने चोरी का इरादा जाहिर किया था, या कल दंडित किया जाएगा क्योंकि मैंने चोरी नहीं की पर झूठ बोला था? यह एक जटिल कानूनी और नैतिक पहेली थी।
दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर हाशमी बच गया तो वह बीरबल पर एक बार फिर हावी हो जाएगा। बीरबल और चतुर योजनाकार, कानून, इरादा और सबसे बड़ी सजा। पहेली का विश्लेषण, इरादा बनाम कार्य। वजीर हाशमी द्वारा पेश की गई कानूनी पहेली ने दरबार को दो खेमों में बांट दिया था। कुछ दरबारी मानते थे कि इरादा ही सबसे बड़ा अपराध है, जबकि कुछ का मानना था कि जब तक कार्य न हो कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। पहेली यह थी, कोई चोरी करने से पहले ही दावा करता है कि वह चोर है, पर अगले दिन चोरी नहीं करता। सजा किस लिए मिलेगी, इरादे के लिए या झूठ बोलने के लिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाशमी की ओर देखा। उन्होंने हाशमी की पहेली को 3 हिस्सों में तोड़ा। चोरी का इरादा, आज कानून कहता है कि इरादा सिद्ध करना मुश्किल है जब तक कि कोई तैयारी न की गई हो। चोरी का कार्य, कल कार्य हुआ ही नहीं, इसलिए सजा नहीं मिलेगी। झूठ बोलना, दरबार में झूठ बोलना एक अपराध है, पर यह चोरी जितना गंभीर नहीं है। बीरबल का न्यायिक समाधान, हाशमी का ही जाल। बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, जहां पनाह। हाशमी की पहेली बहुत चतुर है, पर यह बुद्धिमत्ता पर नहीं बल्कि कानूनी शब्दों पर टिकी है। कानून सीधा सादा है और हमें हाशमी को उसी के जाल में फंसाना होगा। बीरबल ने हाशमी से पूछा, हाशमी, जब तुमने कल चोरी करने का दावा किया तो क्या तुम जानते थे कि तुम चोरी नहीं करोगे? हाशमी, जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था, ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं जानता था कि मैं चोरी नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य केवल पहेली बनाना था। बीरबल ने तुरंत अकबर को संबोधित किया, हुजूर, हाशमी ने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने यह स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर दरबार को गुमराह किया। कानून कहता है कि गुमराह करने, डिसेप्शन और शाही घोषणाओं का मजाक उड़ाने वाले को दंडित किया जाएगा। हाशमी को चोरी के इरादे के लिए सजा नहीं मिलेगी और नहीं चोरी न करने के लिए, बल्कि उसे झूठ बोलने और दरबार का समय बर्बाद करने के लिए दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हुजूर, हाशमी ने पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि वह एक झूठा योजनाकार है जो केवल नकारात्मकता की तलाश करता है। उसकी सबसे बड़ी सजा यह होगी कि अब से उसकी हर सकारात्मक योजना को लागू किया जाएगा और उसकी हर नकारात्मक भविष्यवाणी को दरबार में सुना भी नहीं जाएगा। हाशमी का चेहरा फिर से उतर गया। वह समझ गया कि बीरबल ने उसे कानूनी सजा से नहीं बल्कि उसकी मानसिकता को बदलकर सजा दी थी। उसे एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जहां उसे केवल सकारात्मकता की योजना बनानी होगी जो उसके अहंकारी स्वभाव के खिलाफ थी। सजा और सुधार, हाशमी का नया कार्य। अकबर बीरबल के न्यायिक कौशल से बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल का न्याय हमेशा सबसे गहरा होता है। अकबर ने घोषणा की, हाशमी को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सल्तनत के भले के लिए करना होगा। उसे 3 महीने के लिए एक ऐसी नई योजना बनाने का कार्य दिया जाता है जो पूरी सल्तनत को लाभ पहुंचाए। अगर वह असफल हुआ तो उसे आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। हाशमी, जिसे मृत्युदंड की उम्मीद थी, अब एक सकारात्मक चुनौती का सामना कर रहा था। बीरबल ने उसके अहंकार को तोड़कर उसे रचनात्मकता के रास्ते पर ला खड़ा किया था। कहानी का नया मोड़, एक और चतुर योजनाकार। हाशमी के पकड़े जाने के बाद दरबार में शांति छा गई। सभी ने मान लिया कि चतुर योजनाकार का अध्याय अब समाप्त हो गया है। पर 3 हफ्ते बाद एक और अजीब घटना हुई। अकबर ने एक नई व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जो सल्तनत के लिए बहुत फायदेमंद थी। लेकिन अगली सुबह उसी मीनार पर जहां हाशमी पर्ची छोड़ता था, एक नई पर्ची मिली। इस पर्ची में लिखा था, राजा की नई संधि एक मीठी झर है। यह संधि 1 साल बाद सल्तनत को बर्बाद कर देगी, क्योंकि दुश्मन का ऊंट एक सीधी लकीर में नहीं चलेगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। हाशमी तो जेल में था। यह दूसरा चतुर योजनाकार कौन था? और इस बार भविष्यवाणी वर्तमान सफलता के बजाय भविष्य की असफलता पर थी। बीरबल को पता था कि यह चुनौती पहले से कहीं ज्यादा गहन और खतरनाक है। यह योजनाकार केवल अहंकार के लिए नहीं बल्कि असली साजिश के लिए काम कर रहा था। शुरू करूं, जिसमें नए योजनाकार की खोज की जाएगी। बीरबल और चतुर योजनाकार, व्यापार का झर और ऊंट का रहस्य। नए खतरे की प्रकृति, व्यापारिक कूटनीति। दूसरे योजनाकार की पर्ची ने दरबार में दहशत फैला दी थी। हाशमी का खेल व्यक्तिगत घमंड पर आधारित था,
जबकि यह नई भविष्यवाणी सीधे सल्तनत के भविष्य और आर्थिक स्थिरता पर हमला कर रही थी। पर्ची में लिखा था, दुश्मन का ऊंट एक सीधी लकीर में नहीं चलेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह योजनाकार पहले वाले से बिल्कुल अलग है। यह व्यक्ति शतरंज की नहीं, बल्कि व्यापार और कूटनीति की भाषा बोलता है। मीठा झर, यह संधि की अच्छी शर्तों के पीछे छुपे हुए दीर्घकालिक खतरे को दर्शाता है। दुश्मन का ऊंट, ऊंट, बिशप, शतरंज में तिरछा चलता है, पर व्यापार में ऊंट हमेशा सीधे व्यापार मार्ग का प्रतीक होता है। सीधी लकीर में नहीं चलेगा का मतलब है कि हमारा व्यापारिक साझेदार, जिसके साथ संधि हुई है, गुप्त रूप से अपने वादों से मुकर जाएगा या कोई तिरछी चाल चलेगा। अकबर ने पूछा, हमारा नया व्यापारिक साझेदार है ईरान का व्यापारी दल, जिसका मुखिया मिर्जा कामरान है। क्या तुम कह रहे हो कि वह कामरान हमें धोखा देगा? बीरबल ने उत्तर दिया, यह पर्ची हमें यही चेतावनी दे रही है, हुजूर। कामरान या तो खुद चोर है या किसी और बड़े दुश्मन का मोहरा है। हमें इस योजनाकार को पकड़ना होगा, जिसने इस संधि की कमजोरी को पहले ही भांप लिया है। बीरबल की योजना, कमजोरी की दावत। बीरबल ने तुरंत मिर्जा कामरान की यात्रा का विवरण मंगवाया। कामरान कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली में ही रुका हुआ था। बीरबल ने एक ऐसी योजना बनाई जो दोहरे जासूस को पकड़ने पर केंद्रित थी। बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि वे बहुत डरे हुए हैं और संधि टूट सकती है। झूठी दरबारी चर्चा। बीरबल ने जानबूझकर दरबार के कुछ कपटी दरबारियों के सामने यह बात लीक कर दी कि बादशाह संधि के कुछ बिंदुओं से बहुत चिंतित है और उसे तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कामरान की दावत। बीरबल ने मिर्जा कामरान के सम्मान में एक भव्य रात्रिभोज, डिनर, आयोजित किया। दावत के अंत में बीरबल ने कामरान को एक छोटी सी गुप्त पेटी भेंट की, जिसमें हीरे के बजाय कुछ साधारण मिट्टी के खिलौने थे। बीरबल की गुप्त घोषणा। पेटी देते समय बीरबल ने जानबूझकर कामरान के कान में धीमी आवाज में एक झूठी गुप्त जानकारी फुसफुसाई, मिर्जा, मैं जानता हूं कि आपकी असली योजना क्या है। यह पेटी आपको सतर्क कर रही है। संधि में जिस सोने के वजन की बात है, वह गलत है। बादशाह को पता चल गया है कि आप 3 तिमाहियों के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। 3 तिमाहियों का नियम एक मनगढ़ंत नियम था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। बीरबल का उद्देश्य सिर्फ यह देखना था कि यह अस्पष्ट जानकारी लीक होती है या नहीं। चतुर योजनाकार का जाल। बीरबल को यकीन था कि योजनाकार, जो इतना चतुर है, वह निश्चित रूप से मिर्जा कामरान के जासूसों में से एक होगा। अगर कामरान को लगा कि बीरबल को 3 तिमाहियों के नियम जैसी गुप्त जानकारी मिल गई है, तो वह तुरंत अपने जासूस को बीरबल की जासूसी करने भेजेगा या उसे सतर्क करेगा। अगले दिन सुबह कामरान ने अकबर के निजी सचिव झीर खान को बीरबल के पास भेजा। झीर खान का काम कामरान की मेजबानी करना था। झीर खान ने बीरबल से बड़ी नम्रता से पूछा, बीरबल जी, मिर्जा कामरान कल रात से बहुत चिंतित है। वह समझ नहीं पा रहे कि 3 तिमाहियों का नियम क्या है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर उन्हें संधि टूटने का डर हुआ तो यह बुरा होगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि चतुर योजनाकार या तो खुद झीर खान है या झीर खान कामरान का मुखिया जासूस है। बीरबल ने झीर खान से कहा, यह बहुत ही गुप्त बात है झीर खान। मैं आपको यह तभी बता सकता हूं जब आप मुझे आज रात को उसी मीनार पर मिले जहां वह योजनाकार पर्ची छोड़ता है। मैं वहां अकेला आऊंगा और आपको उसकी पर्ची मेरे पास लानी होगी। बीरबल ने झीर खान को दोहरे दबाव में डाल दिया। अगर झीर खान निर्दोष होता तो वह मीनार पर जाने से मना कर देता, पर अगर वह योजनाकार होता तो वह बीरबल को एक दूसरे जाल में फंसाने के लिए जरूर मीनार पर जाता। मीनार पर इंतजार। रात गहरी हो चुकी थी। बीरबल अकेले शहर की सबसे ऊंची मीनार के पास पहुंचे। उन्होंने मीनार के निचले हिस्से में एक पेड़ के नीचे छिपकर इंतजार किया। वह जानते थे कि झीर खान या कामरान का जासूस जरूर आएगा, क्योंकि 3 तिमाहियों का नियम एक फर्जी कोड था जिसे लीक होने पर कामरान की पूरी व्यापारिक रणनीति खतरे में पड़ सकती थी। लगभग आधी रात को एक साया मीनार की ओर बढ़ा। यह झीर खान नहीं था, बल्कि वह मिर्जा कामरान का सहायक और उसका मुख्य व्यापारी सलाहकार अजीज बेग था। अजीज बेग बहुत ही शांत और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जिसने हमेशा खुद को राजनीतिक मामलों से दूर रखा था।
अजीज बेग ने धीरे से मीनार के ऊपर चढ़कर उस जगह की जांच की जहां पर्ची छोड़ी जाती थी। फिर वह नीचे आया और सीधे उस पेड़ की ओर बढ़ा जहां बीरबल छिपे थे। मुझे पता था कि तुम आओगे, अजीज बेग, बीरबल ने धीरे से कहा, अचानक अंधेरे से बाहर निकलते हुए। या शायद मुझे कहना चाहिए, चतुर योजनाकार। अजीज बेग का कबूलनामा और ऊंट का रेहे से। अजीज बेग चौंक गया, पर तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। मुझे 3 तिमाहियों के नियम की सच्चाई जानी थी, बीरबल, बेग ने बेझिझक कहा। तुमने यह कोड क्यों लीक किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वह कोड लीक इसलिए किया ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी गुप्त जानकारी किसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वह खुद आधी रात को यहां आए। झीर खान तो एक मोहरा था। तुम ही असली योजनाकार हो जो इस संधि को तोड़ना चाहते हो। अब बताओ, दुश्मन का ऊंट सीधी लकीर में क्यों नहीं चलेगा, और यह संधि हमारे लिए मीठा झर क्यों है? अजीज बेग ने हार मान ली। हाँ, यह संधि झर है, बेग ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे बादशाह ने हमें चांदी के बदले में अपने कपास का सबसे बड़ा हिस्सा बेचने की अनुमति दी है। यह अल्पकालिक लाभ है, पर दुश्मन का ऊंट, ईरान का व्यापार मार्ग, सीधी लकीर में इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमने पहले ही तुर्क व्यापारियों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है। हम अगले साल कपास को भारत से उठाकर ईरान की बजाय सीधे तुर्किस्तान ले जाएंगे। तुर्क हमें 3 गुना ज्यादा कीमत देंगे। ऊंट का सीधी लकीर में न चलना का मतलब है कि हमारा पारंपरिक मार्ग बदल जाएगा। 1 साल बाद जब बादशाह को सबसे ज्यादा कपास की जरूरत होगी तो उन्हें पता चलेगा कि सारा कपास बाहर जा चुका है और तुर्किस्तान पूरे व्यापार मार्ग पर कब्जा कर चुका है। तुम्हारी सल्तनत को कपास की कमी से भारी आर्थिक नुकसान होगा और हम चांदी और सोने दोनों से अमीर बन जाएंगे। अजीज बेग ने आगे कहा, मैंने तुम्हें यह चेतावनी इसलिए दी क्योंकि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें जाल में फंसाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें भविष्य की असफलता से आगाह करना चाहता था ताकि तुम इस संधि को तोड़ दो। यह मेरा अंतिम योजना थी, खुद को उजागर किए बिना तुम्हें बचाना। बीरबल की कूटनीतिक जीत। अजीज बेग का इरादा भले ही केवल अपने देश को लाभ पहुंचाना था, पर उसकी योजना सीधे सीधे अकबर की सल्तनत को नुकसान पहुंचाने वाली थी। बीरबल ने बेग से पूछा, और 3 तिमाहियों का नियम क्या था? अजीज बेग हंसा, वह सिर्फ एक मनगढ़ंत शब्द था। मेरी असली गुप्त रणनीति 2/4 थी, जिसमें हमने भारत के 2/4 कपास को गुप्त रूप से तुर्किस्तान को बेचने की योजना बनाई थी। बीरबल ने तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने बेग से कहा, तुम्हारी योजना चतुराई भरी है, पर वह भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। हम तुम्हारी योजना को अभी और इसी वक्त विफल करते हैं। बीरबल ने अजीज बेग को दरबार में ले जाने के बजाय उसे एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर करने को कहा। उस संधि के तहत अजीज बेग को तुरंत बादशाह अकबर को उस तुर्क समझौते के बारे में बताना होगा, जिसके बदले में अकबर व्यापारिक मार्ग बदलने में ईरान की मदद करेंगे, पर कपास का कोटा घटा दिया जाएगा। अगली सुबह अकबर ने बीरबल से पूरी कहानी सुनी। अकबर ने तुरंत वह व्यापारिक संधि रद्द कर दी और अजीज बेग को क्षमा कर दिया क्योंकि उसने अंत में सच बता दिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, पहले योजनाकार हाशमी ने अहंकार के कारण और दूसरे योजनाकार अजीज बेग ने देश प्रेम के कारण साजिश रची। दोनों ही चतुर थे, पर दोनों की गलती यह थी कि उन्होंने सत्य को छुपाने की कोशिश की। बुद्धिमत्ता तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वह ईमानदारी के साथ न चले। कहानी का निष्कर्ष और सबक। यह कहानी का 6ठा भाग था, जिसमें दोनों चतुर योजनाकारों को पकड़ा गया और अकबर की सल्तनत एक बड़े खतरे से बच गई।